व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज अ ग्रीक वर्ड मीनिंग नेचर। फिजिक्स का कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन तो है नहीं, मगर फिर भी वी कैन से it explains the basic law of nature. What do you mean by basic law of nature? Like अभी सुबह है, कुछ देर बाद फिर शाम आएगा, फिर रात आएगा। रात जब आएगा क्या हम लोग घबराएंगे? रात आ गया, रात हो गया, अंधेरा हो गया, क्या होगा, डर लग रहा है? हम लोग नहीं डरेंगे ना, क्योंकि हम लोग सबको पता है रात आ गया तो क्या हुआ, कल सुबह फिर से दिन होगा, फिर से रात होगा, फिर से दिन होगा। यही तो बेसिक लॉ ऑफ नेचर है, यही नेचर का नियम है, यही नेचर का काम करने का ढंग है। नाउ अगर हम एक बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा? बॉल नीचे गिरेगी। ये आपको भी पता था, मुझे भी पता था, क्योंकि हम लोग को बेसिक लॉ ऑफ नेचर के बारे में हम लोग को ज्ञान है। उसको अगर हम डिटेल में स्टडी करेंगे, that means we are studying physics. We are studying about the basic law of nature. Next, और एक definition हम क्या दे सकते हैं फिजिक्स? It tells us why and how things behave as they do and helps us to predict future. how things behave day and night एग्जाम्पल लिए। वाई क्यों हो रहा है, वैसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? क्योंकि हमको पता है कि अर्थ आपका राउंड शेप में है और एक फिक्स्ड एक्सिस में फिक्स्ड स्पीड से वो घूमती है, इसीलिए सक्सेसिव डे एंड नाइट होता है। कैन वी प्रेडिक्ट फ्यूचर? यस, वी कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर। अभी दिन है, अभी 8 बज रहा है, क्या हम बोल सकते हैं कि अगले 10 घंटे बाद दिन होगा कि रात होगा? बोल सकते हैं ना। 12 घंटे बाद क्या होगा, 4 घंटा बाद क्या होगा, बोल सकते हैं। दैट मीन्स यस, वी कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर। और एग्जाम्पल जो मैं आपको बताई थी वो बॉल का, ये बॉल को मैं ऊपर फेंक रही हूँ तो वो बॉल नीचे गिर रहा है, तो ये हो गया हाउ थिंग्स बिहेव। इफ वी थ्रो अ बॉल अपवर्ड, द बॉल विल फॉल डाउन। But the question is why? Why that ball is behaving in that way? Because we all know that the gravity is pulling the ball towards itself. Gravity के वजह से वो बॉल नीचे गिर रही है। Can we predict future? Yes, we can predict future by the equation of motion. अब नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे ये सब इक्वेशन ऑफ मोशन। बाय द इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं बॉल का मोशन को हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस टाइम में वो बॉल कौन से पोजीशन में रहेगी, उसका स्पीड कितना होगा, वो कौन से डायरेक्शन में उस टाइम मूव करेगी। तो ये सब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इफ वी आर स्टडिंग अबाउट द बेसिक लॉ ऑफ नेचर इन डिटेल, लाइक हाउ थिंग्स इन नेचर आर बिहेविंग, why it is behaving in that way, and can we predict future of that thing? If we have got the answer of all these things of nature, that means yes, we are studying about the basic law of nature and we are studying physics. Basic laws of nature को explain करने के लिए हम लोग कुछ equations बनाते हैं। जैसे आपको पता होगा the famous Einstein equation, E equal to mc square। उसके बाद फिर और क्या क्या इक्वेशन है, लाइक s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और f इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये सब इक्वेशन सब साइंटिस्ट बनाए हैं, मगर आपके मन में क्या सवाल नहीं आता है कि ये सब इक्वेशन वो बनाए कैसे है, ये सब फॉर्मूला बना कैसे? तो ये फॉर्मूला बनाने का एक मेथड है दैट इज नोन एज साइंटिफिक मेथड।
साइंटिफिक मेथड मीन्स नेचर कैसे काम करती है, नेचर के काम करने का तरीका को पहचानते हैं, उसके बाद उसका इक्वेशन बनाते हैं। तो इस क्या क्या स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में करना क्या है, कुछ नहीं, बस चुपचाप बैठिए और नेचर को ऑब्जर्व कीजिए, नेचर के बेसिक लॉस को ऑब्जर्व कीजिए, जैसे सनराइज, सनसेट, द मोशन ऑफ द विंग्स ऑफ अ फ्लाइंग बर्ड, द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम माउंटेन टू रिवर, मोर डेप्थ ऑफ वाटर, मोर स्पीड, लेस डेप्थ ऑफ वाटर, लेस स्पीड। ये सब नेचर को जस्ट ऑब्जर्व कीजिए। नेक्स्ट इज कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। इन दिस सेक्शन वी ट्राई टू कॉपी द थिंग वी सी इन नेचर इन आवर लैब। नेचर को कॉपी करके हम लोग अपने लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं कि नेचर में जो हो रहा है वो लैब में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। जैसे इसके पीछे रीजन है क्यों वाटर माउंटेन टॉप से वाटर रिवर में आ रहा है, क्योंकि वाटर हमेशा जिस तरफ स्लोप है उसी तरफ वाटर गिरता है, दिस हाई ऑल्टीट्यूड टू लो ऑल्टीट्यूड अलोंग द स्लोप। लैब में जो हम लोग को रिजल्ट मिला कि वाटर फ्लोस अलोंग द स्लोप ऑफ द माउंटेन, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट में वो पता चला। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम लोग पता लगाते हैं कि व्हाई वाटर फ्लोस अलोंग द स्लोप। सोचिए बाय दैट टाइम हम लोग को ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में, फोर्स लॉ के बारे में, कंपोनेंट लॉ के बारे में ऑलरेडी मालूम है। अगर हम ये तीनों लॉ को ये एक्सपेरिमेंट में लगाएंगे, ये एक्सपेरिमेंट में यूज करेंगे, तो हमको पता चल रहा है कि द component of force along the direction of the slope is responsible for pulling the water along the slope. तो कौन कौन से लॉ की क्वालिटी इसमें हम लोग लगाए हैं, ये नेचर बेसिक लॉ ऑफ नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए। वाटर फ्लोइंग अलोंग द स्लोप, ये बेसिक लॉ ऑफ नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए और कौन से ऑलरेडी नोन लॉस की क्वालिटी को हम लोग यूज किए हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। दैट इज ग्रेविटेशनल लॉ, फोर्स लॉ, कंपोनेंट लॉ। दैट मीन्स वी आर एक्चुअली डूइंग द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ दैट बेसिक लॉ ऑफ नेचर। नाउ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी एक्सपेरिमेंट किए, अब वो एक्सपेरिमेंट को थोड़ा चेंज करके करते रहते हैं। मीन्स इसको चेंज करो तो क्या होगा एक्सपेरिमेंट में देखेंगे, इसको चेंज करो तो क्या होगा देखेंगे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था मेरा, वो फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम माउंटेन टू रिवर, उससे पता चला कि अलोंग द स्लोप आपका रिवर फ्लो हो रहा है। अब क्या करते हैं कि माउंटेन का एंगल को अब हम लोग चेंज कर रहे हैं। माउंटेन का एंगल को क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए। अब ये हो गया मेरा स्लोप का एंगल। देख रहे हैं अगर हम लोग स्लोप को बढ़ा रहे हैं, स्लोप को बढ़ा रहे हैं मतलब एंगल को अगर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, तो वाटर का स्पीड, फ्लोइंग वाटर का स्पीड भी इंक्रीज हो रहा है। अगर हम स्लोप को डिक्रीज कर रहे हैं तो वाटर का फ्लोइंग वाटर का स्पीड भी डिक्रीज हो रहा है। स्पीड डिपेंड कर रहा है मीन्स प्रोपोर्शनल टू थीटा, एंगल ऑफ द स्लोप। इफ थीटा इज इंक्रीजिंग then the speed of the flowing water along the slope is also increasing. If theta is decreasing, the speed of the flowing water is also decreasing. तो ये हम लोग क्या किए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मीन्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट,
स्पीड ऑफ वाटर किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है? किसको बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ वाटर बढ़ेगा, किसको घटाएंगे तो स्पीड ऑफ वाटर घटेगा। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक हम एक बंदूक लिए, बंदूक से एक बुलेट को फायर किए, तो वो बुलेट में कितनी एनर्जी रहेगी, तो वो एनर्जी का हमको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी है। वो बुलेट के पास जो हम फायर किए हैं, वो बुलेट के पास कितनी एनर्जी रहेगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। हम लैब में कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, करते करते एक बड़ा सा गोली लिए, एक बड़ा सा बुलेट लिए और एक छोटा बुलेट लिए। अब दोनों बुलेट को एक ही गन से फायर किया, तो किसमें ज्यादा एनर्जी रहेगी, कौन से बुलेट में? ऑब्वियसली बड़े वाले बुलेट में। बड़ा वाला बुलेट ज्यादा दूर तक पेनिट्रेट करेगा और ये उतना दूर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? इसका मास ज्यादा है और इसका मास कम है। इसका मतलब एनर्जी ऑफ द बुलेट is directly proportional to mass of the bullet। और किस पे डिपेंड कर सकता है एनर्जी ऑफ द बुलेट? आप सोचिए कि मैं यही बुलेट को लेती हूँ और बंदूक को चेंज करती हूँ। एक बंदूक है, बहुत ज्यादा स्पीड से ये बुलेट को फायर करेगा, और एक बंदूक है जिससे ये बुलेट को उतना ज्यादा स्पीड नहीं मिलेगा। तो आप बोलिए कौन सा बुलेट का एनर्जी ज्यादा होगा? ऑब्वियसली ये बुलेट का एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि इसको ज्यादा जोर से फेंका जा रहा है। जितना जोर से हम कोई भी चीज को फेंकेंगे, उतना जोर से वो टारगेट में जाके वो टकराएगी, उतना जोर से टकराएगी ना। इसको अगर हम धीमे से फेंके तो क्या होगा? हल्का से लगेगा। अगर हम जोर से फेंके तो जोर से लगेगा। दैट मीन्स जोर से फेंकने से ज्यादा एनर्जी ये कैरी करेगी। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जितना ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा एनर्जी। अगर कम वेलोसिटी तो कम एनर्जी। तो ये हो गया बुलेट का क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नेक्स्ट इज मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग में हम लोग मैथ्स को इंक्लूड करते हैं। जैसे अभी आपको पता चला कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इसका मतलब हम लिख सकते हैं एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू v। अब डायमेंशनल एनालिसिस से, वो आप नेक्स्ट चैप्टर में ही पढ़ेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस से पता चल रहा है कि E is directly proportional to mv square। According to dimensional analysis, लेफ्ट हैंड साइड का जो भी यूनिट है, राइट हैंड साइड का वही सेम यूनिट होना पड़ेगा। तो सिर्फ अगर m और सिंगल v मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो एनर्जी का यूनिट नहीं बन रहा है। अगर v और एक तो v मीन्स mv स्क्वायर मीन्स 2v, अगर और एक v अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करते तो वो एनर्जी का यूनिट बन जा रहा है, इसीलिए और एक v मल्टीप्लाई कर दिए। अब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv स्क्वायर। इससे ये पता चल रहा है कि इसका इंक्रीमेंट होने से, इसका इंक्रीमेंट होने से इसका भी इंक्रीमेंट होगा, मगर ये नहीं पता चल रहा है इसका कितना इंक्रीमेंट होने से एनर्जी का कितना इंक्रीमेंट होगा या फिर इतना इंक्रीमेंट होगा।
पता नहीं चल रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे एक कांस्टेंट को रखेंगे। उसके बाद ये वैल्यू mv², ये कांस्टेंट एक रेशियो नंबर है, ये कांस्टेंट एक रेशियो है। ये कांस्टेंट का वैल्यू हमें एक्सपेरिमेंट से ही मिलता है। अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, ये फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे और एनर्जी को मेजर करेंगे। उसके बाद वो सब वैल्यूज को पुट करके सी का वैल्यू निकाला जाता है। अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, जो भी आपका कॉमन वैल्यू आएगा वही हम लोग लेंगे। तो एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है सी का वैल्यू हाफ आता है, E = ½ mv²। इसका मतलब mv² जितना भी हो, mv² का प्रोडक्ट जितना भी हो, उसका हाफ एनर्जी का इंक्रीमेंट होगा। तो ये हो गया मैथमेटिकल मॉडलिंग। जो हम लोग ये मैथमेटिकल ये फॉर्मूला मिला कहाँ से, नेचर से ही मिला। अब क्या करेंगे, प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन में हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग से जो भी हम लोग को फॉर्मूला मिला, वो फॉर्मूला सही है कि गलत है, उसको टेस्ट करने के लिए कुछ हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो एक्सपेरिमेंट का आंसर अगर मैथमेटिकल मॉडलिंग से जो भी इक्वेशन मिला, वो इक्वेशन का आंसर अगर मैच कर जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन सही है, दैट इज दिस इक्वेशन इज वेरीफाइड। और वो मैथमेटिकल मॉडलिंग का वो जो इक्वेशन वो एक लॉ बन जाएगा। अगर रॉन्ग आ गया आंसर तो ये फॉर्मूला गलत है, वो फॉल्सिफाइड होके वहीं पे खत्म हो गया। एक एग्जाम्पल लेके मैं समझाती हूँ। सोचिए ये एक फॉर्मूला है F = Gm1m2/r²। ये सोचिए कि मैथमेटिकल मॉडलिंग करके ये फॉर्मूला मिला। ये फॉर्मूला है कोई भी मास के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती है, ये फॉर्मूला से हम लोग को पता चलता है। ये है पहला बॉडी का मास, ये है दूसरा बॉडी का मास, ये है डिस्टेंस बिटवीन देम r का स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और उससे हम लोग को दो मास के बीच का क्या अट्रैक्टिव फोर्स है, वो फोर्स के बारे में इससे पता चलता है, ये फॉर्मूला से। अब ये फॉर्मूला कितना सही है मुझे प्रेडिक्ट करके देखना होगा। इसके लिए अर्थ से मार्स तक एक रॉकेट को लॉन्च किए। रॉकेट अर्थ से जितना दूर जाएगी उतना रॉकेट और अर्थ का अट्रैक्टिव फोर्स वीक होते रहेगा और मार्स के साथ रॉकेट का अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग होते रहेगा। ये फॉर्मूला का इक्वेशन बना के हम वो पोजीशन का पता लगा सकते हैं जहाँ पे अर्थ और रॉकेट के बीच का फोर्स और मार्स और रॉकेट के बीच का फोर्स इक्वल हो जाए। ये पोजीशन से ज़रा सा रॉकेट को आगे ले जाके अगर हम इसका इंजन बंद भी कर दे तो आगे का रास्ता मार्स खुद इसको खींच लेगी। रॉकेट का बहुत सारा फ्यूल भी बच जाएगा। ये हम प्रेडिक्ट किए हैं ये फॉर्मूला से। अगर ऐसा ही हुआ, मार्स रॉकेट को खींच ली, तो ये फॉर्मूला वेरीफाइड है। फॉर्मूला तब लॉ बन जाएगा। और अगर रॉकेट अर्थ पे ही वापस आके गिरी तो ये फॉर्मूला गलत है। फॉर्मूला फॉल्सिफाइड होके वहीं पे ख़त्म। बस आज के लिए इतना ही तक, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगी। थैंक यू।